Hello and welcome back to the Civil Engineering में से improve your knowledge for your bright future। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस आप लोगों के सामने है, प्लेलिस्ट भरा हुआ है। लेकिन क्या है कि प्लास्टिक एनालिसिस जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जामिनेशन में जो कि शेप फैक्टर से रिलेटेड होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सादा सा टॉपिक है। इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट टाइप के शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ले लेंगे और उसका हम लोग शेप फैक्टर निकालना भी सीखेंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो आप लोगों के सबसे ज्यादा डिमांड थी जिससे रिलेटेड की रिवेटेड कनेक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, तो वो भी हम लोग फर्दर जो है यहां स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम गवाए और देखते हैं क्या है हमारे लिए आज के काम की चीज। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि शेप फैक्टर हम लोगों को डिस्कस करना है। तो लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 40 है, आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे ख्याल से, और आप लोग देख भी रहे हो बहुत अच्छी तरीके से। लेक्चर नंबर 40 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि शेप फैक्टर होता क्या है। शेप फैक्टर क्या है? प्लास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय इलास्टिक मॉडुलस। और इसमें आप लोगों को दो चीजें और भी जाननी पड़ती है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो बेसिक चीजें हैं, थर्ड सेमेस्टर से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि प्लास्टिक मॉडुलस जो होता है वो होता कितना है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो एरिया डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2। घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है एरिया कैसे निकालेंगे, y1 कैसे निकालेंगे, y2 कैसे निकालेंगे, यही सिखाने के लिए तो आज आप लोगों को आया हूं मैं। ZD क्या होगा? ZD यानी कि इलास्टिक मॉडुलस, ये क्या होगा आपका I बाई y। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं और इनका जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा? शेप फैक्टर कहलाएगा। तो चलिए डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं और फिर जो है हम लोग उसको फर्दर डिस्कस करते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए पहला ऑब्जेक्ट मेरे पास जो है वो है क्या? रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगुलर शेप में आपको रेक्टेंगल दे दिया गया रहेगा और उसके डायमेंशंस दे दिए गए रहेंगे। मैं एक जनरल एग्जाम्पल लेता हूं, देखता हूं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। मैं ये मानता हूं कि ये जो लेंथ है, देखिए आज भी सीधा लाइन नहीं खींचा जा रहा है, ये जो पूरा लेंथ है, डेप्थ है, वो कितना है? d है इसका, और जो विड्थ है इस रेक्टेंगल के लिए वो क्या है? b। यहां मैं मान लेता हूं कि इसको बीचों बीच कहीं न्यूट्रल एक्सिस गया होगा। ठीक है, चूंकि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस न्यूट्रल एक्सिस की वजह से ये ऑब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गया होगा। इसको पार्ट नंबर 1 नाम दे देता हूँ, उसको पार्ट नंबर 2 नाम दे देता हूँ, जिससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा, शेप फैक्टर यानी कि शेप फैक्टर SF, इसके लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है? ZP डिवाइडेड बाई ZD। चलिए इसी फॉर्मूले को यूज करके और हम लोग फाइंड आउट करते हैं शेप फैक्टर। इसके लिए मैं थोड़ा खुद को गायब कर लूँ ताकि पूरे पेज में अपन लिख पाए। कर लेता हूँ मैं खुद को गायब। चलिए देखते हैं किस तरह से शेप फैक्टर निकाला जा सकता है। ZD जो है, ZD के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था I डिवाइडेड बाई y मैक्स। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के लिए जरा देखिए न्यूट्रल एक्सिस किस एक्सिस पर है? x एक्सिस पर है ना, तो हम लोग I भी कहां पर निकालेंगे? x के अबाउट ही निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस अगर मैं निकालना चाहूं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल के लिए आप लोगों को पता है BD क्यूब अपॉन 12। अच्छा, इसमें बहुत लोगों को ये परेशानी होती है BD क्यूब अपॉन 12 में कि क्यूब किसका होगा। क्यूब याद रखिएगा, जो लेंथ कट रहा है उसका क्यूब करेंगे। यहां देखिए बहुत ध्यान से आपको, अगर मैं x एक्सिस के अबाउट निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो लेंथ कौन सा कट रहा है? ये d, तो d का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, BD क्यूब अपॉन 12। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, y मैक्स की वैल्यू क्या होगी? y मैक्स कितना होगा? y मैक्स देखिए, y मैक्स क्या कहा जाएगा? y मैक्स क्या हो जाएगा? y मैक्स ये हो जाएगा कि आपको न्यूट्रल एक्सिस से चेक करना है कि टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर की जो डिस्टेंस है, टॉप फाइबर या फिर बॉटम फाइबर की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आपको ले लेना है। यहाँ तो भाई सेम ही रहेगा। अगर ये टोटल डिस्टेंस d है तो टॉप फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d बाई 2 हो जाएगा। देखिए इस केस में हमारे पास y मैक्स क्या हो जाएगा? y मैक्स हो जाएगा d बाई 2। इसका मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि ZE की वैल्यू क्या होगी तो आप आसानी से कह सकते हैं BD क्यूब अपॉन 12 डिवाइडेड बाई d बाई 2। जरा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई मैं कर लेता हूं। क्या हो जाएगा? BD क्यूब डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 बाई d। ठीक है, अच्छा देखिए अब होगा क्या? इस 2 के साथ ये 12 कैंसिल होगा, 6 ये d के साथ यहाँ पर ये कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा आपका? d स्क्वायर। इसका मतलब ओवरऑल ZD आपके पास क्या निकल करके आ गया? ZD निकल करके आ गया आपके पास BD स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। अब आपको ध्यान रख लेना है क्या कि ZD की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं ZP हमारे लिए क्या हो जाएगा? ZP के लिए फॉर्मूला क्या है? A बाई 2 इंटू y1 प्लस y2। अब आप कहिएगा ये y1 y2 क्या है? A तो आपको पता ही होना चाहिए। A क्या है? ओवरऑल इसका एरिया कितना है हमारे पास? एरिया है B इंटू डी डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला का ही 2 है।
इंटू y1। y1 आपको क्या देखना है कि पार्ट 1 के सेंट्रॉइड से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आपका y1 कहलाएगा। और y2 क्या हो जाएगा, पार्ट 2 के सेंट्रॉइड से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, y2 कहलाएगा। देखिए सिमेट्रिकल कोई भी ऑब्जेक्ट में प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस या इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालना बहुत ही आसान है। जब ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा अलग टाइप का होगा, ठीक है, जब डिस्टेंस अलग अलग होंगे तब जाके परेशानी बढ़ेगी, वो भी हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप क्या कहिएगा, y1 की वैल्यू साफ साफ दिख रहा है ना, d/4। क्योंकि अगर मैं कहूं ये बात कि टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डेप्थ d है, ये कितना है आपका d/2, तो d/2 का आधा कितना हो जाएगा, d/4, प्लस यहां पर भी कितना हो जाएगा, d/4। अब आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा बड़े ही प्यार से, तो आपको क्या दिखाई देगा, b इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू d/4 प्लस d/4 क्या हो जाएगा आपका, d/2 हो गया। अच्छा, अब आप इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा, bd का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यहां तक बात निकल करके आ गई। यानी आपने क्या क्या निकाला, zd आपने निकाला है bd स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, और zp आपने कितना फाइंड आउट कर लिया, bd का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। और आपको पता है शेप फैक्टर बराबर क्या होता है, शेप फैक्टर बराबर होता है zp अपॉन zd। चलिए नेक्स्ट पेज में फ्रेश बना लेते हैं इसको। तो अब मुझे निकालना है शेप फैक्टर। शेप फैक्टर इज इक्वल टू मेरे पास अब फॉर्मूला क्या निकल करके आ गया, फॉर्मूला है मेरे पास zp डिवाइडेड बाई zd। तो अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं जरा। zp की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, zp की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो आई थी bd स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। आपको ध्यान ही होगा, bd स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई, और ze की वैल्यू कितनी आई थी, bd का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। जरा इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, bd स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6, ये ऊपर चला जाएगा 6, bd का स्क्वायर। अब जरा इसको काटिए, देखिए bd स्क्वायर से bd स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब शेप फैक्टर मेरे पास क्या निकल करके आ गया, 3/2। इसका मतलब क्या है कि किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए शेप फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 को सॉल्व कीजिएगा तो 1.5। अच्छा, ये डेटा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद भी रखना होगा कि शेप फैक्टर फॉर एनी रेक्टेंगुलर सेक्शन कितना होता है, इसका वैल्यू 1.5, और ये फिक्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट किस तरह का शेप है। देखिए शेप फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है, किसके लिए फाइंड आउट करना है जी, किसी एक सर्कुलर सेक्शन के लिए फाइंड आउट करना है। यहां भी वही कहानी होगी कि शेप फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, zp डिवाइडेड बाई zd। अब देखिए आपको फिर से आपको पता होना चाहिए कि zp इज इक्वल टू आप लोग क्या लिखते थे, zp इज इक्वल टू आप लोग लिखते थे a/2, फॉर्मूला वही रहेगा y1 प्लस y2, और ze इज इक्वल टू आप लोग क्या लिखते थे, i/y। zd इज इक्वल टू क्या लिखते थे, i/y, जहां पर कि y क्या है, y मैक्स है, ठीक है। अच्छा, यहां भी i कैसे निकालेंगे, i निकालेंगे अबाउट x एक्सिस। अच्छा, ये तो सर्कल है ना, इसमें x एक्सिस के अबाउट निकालिए, y एक्सिस के अबाउट निकालिए, बात तो दोनों की तरफ सेम ही रहेगा ना। तो i देखिए कितना होगा इसके लिए, i इज इक्वल टू क्या होगा, पाई/64 इंटू डी की पावर 4, जहां पर डी क्या है, डायामीटर ऑफ द सर्कल है। अच्छा, अगर मैं डायामीटर की जगह इसको रेडियस की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, बहुत ही आसानी से लिख सकता हूं ना। कैसे लिख सकता हूं, पाई/64, क्योंकि रेडियस हमको नोन होगा, ठीक है, ये रेडियस हम लोगों को दिया गया होगा, ये हम लोग मान लेंगे कि क्या है, कोई न्यूट्रल एक्सिस है। पाई/64 इंटू 2r की पावर 4। अब आप इसको बड़े प्यार से जब सॉल्व कीजिएगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको दिखेगा पाई/4 इंटू r की पावर 4, ठीक है। y मैक्स कितना होगा, y मैक्स तो आपको दिख रहा है साफ साफ, कितना हो जाएगा जी, r हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, यहां से आपने फाइंड आउट करना है सबसे पहले क्या, zd इज इक्वल टू क्या होता है, i/y मैक्स। तो i/y मैक्स मैं लिखता हूं यहां पर, i की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, पाई r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई r, यही होगा। y मैक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास, r आ रही है। अब आप इसको और अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, पाई/r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/r। एक r के साथ ये r कैंसिल होगा, तो यहां पर कितना बचेगा जी, r³ बचेगा ना। तो आपके पास मामला क्या निकल करके आया, πr³ डिवाइडेड बाई 4। ये क्या निकल करके आ गया, ze की वैल्यू निकल करके आ गई हमारे पास, और वो कितनी आ गई, πr³ डिवाइडेड बाई 4। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, zp निकालना पड़ेगा। देखिए zp निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, a/2 y1 प्लस y2। अब पहली समस्या तो ये आ गई कि एरिया फाइंड आउट करना होगा।
एरिया ऑफ इस सर्कल आप लोगों को पता होना चाहिए। एरिया ऑफ द सर्कल आपके पास क्या होता है, अगर मैं डायमीटर के फॉर्म में लिखूं, ये आपको याद आ जाएगा ना, क्योंकि स्टील आरसीसी में आप लोग यूज करते हो, π/4 इंटू डी का स्क्वायर। अगर मैं इसको रेडियस के फॉर्म में चेंज करना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं, π/4 इंटू डी को मैं 2r लिख सकता हूं, क्या 2r का स्क्वायर, यानी अगर इस फॉर्मूले को मैं रेडियस के फॉर्म में लिखूं तो πr स्क्वायर, यानी बचपन में जो हम लोग यूज करते थे। देखिए एरिया आ गया हमारे पास। अब y1 और y2 निकालना है, ये हमारे लिए मसला है, ठीक है। एरिया हमारे पास कितना आ गया जी, πr का स्क्वायर। रेडियस y1 और y2 की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए y1 और y2 बराबर होंगे, लेकिन समस्या क्या है कि किसी भी सेमी सर्कल के लिए जो सेंट्रॉइड है ना, इस सेंट्रॉइड से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस है, देखिए जो आपके पास में इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, ठीक है, सॉरी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है ना। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस की कहानी यही होती है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ठीक है। इसीलिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, आगे चल करके इसको हम लोग देखेंगे और इसको यूज भी करेंगे। देखिए ये जो डिस्टेंस होता है ना, सेंट्रॉइड से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस होता है किसी भी सेमी सर्कल के लिए, वो कितना होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। वो होता है 4r डिवाइडेड बाई 3π, 4r डिवाइडेड बाई 3π। तो मसला ही आसान हो गया ना। y1 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4r डिवाइडेड बाई 3π, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4r डिवाइडेड बाई 3π हो जाएगी। चलिए अब इसको रखते हैं हम लोग, ZP फाइंड आउट करते हैं। ZP इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एरिया बाई 2 इंटू y1 प्लस y2। इस तरह के सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में और पूछे जाते हैं। एरिया हमारे पास क्या है, πr का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, y1 की वैल्यू आ गई है 4r डिवाइडेड बाई 3π प्लस 4r डिवाइडेड बाई 3π। देखिए अब इसको मैं सॉल्व करने लगा हूं। सॉल्व अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए सॉल्व करके देखते हैं। πr का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 4r, ये सारा इंटू में ही है, बस लिखने के लिए थोड़ा सा लिख देता हूं मैं ताकि बात समझ में आएगी, है ना। ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मसला क्या बचा हमारे पास, ये पाई के साथ ये पाई भी कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात क्या बचेगी, बात बचेगी 4r क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 4r क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अब मुझे क्या निकालना है जी, अब मुझे निकालना है सेफ फैक्टर। यहां निकाल देता हूं सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, ZP डिवाइडेड बाई ZE। ZP तो अभी अभी आप लोगों ने निकाला है, ZP की वैल्यू कितनी आ गई है, 4r क्यूब डिवाइडेड बाई 3। और ZE की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ZE की वैल्यू हमारे पास आई थी πr क्यूब डिवाइडेड बाई 4, πr क्यूब डिवाइडेड बाई 4। जरा इसमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई अगर करना चाहूं तो किस तरह से सिंप्लीफाई करूंगा, देखिए जरा आसानी से, 4r क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई πr क्यूब। r के साथ r कैंसिल हो गया, तो मामला कितना बचा, मामला बचा 16/3π। अब अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा बड़े प्यार से तो आपको सेफ फैक्टर का वैल्यू जो है वो कितना मिल जाएगा, 1.7 मिल जाएगा, ठीक है। यानी आपको ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि किसी भी सर्कुलर सेक्शन के लिए सेफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है, 1.7। और इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं और बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ भी चुके हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा सा मामला को टफ बनाते हैं। मामले को टफ बनाते हुए हम लोग क्या करते हैं, किसी ट्रायंगुलर सेक्शन में हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि शेप फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। पहले इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो बेस है वो कितना है। बेस की वैल्यू हम लोगों को गिवन है कि बेस b है, और टोटल जो हाइट है इस ट्रायंगल की वो कितनी हमारे पास, स्मॉल h है। ये हाइट हम लोगों ने मान लिया स्मॉल h है, और ये b है, और यहाँ कहीं से मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस पास हुआ होगा, ठीक है। अभी मैं प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं सिर्फ इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहा हूँ कि यानी दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं इसके सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस जो है वो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से पास हुआ है। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस अभी थोड़ी देर में आएगा आपके सामने। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, शेप फैक्टर निकालना है। शेप फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, ZP डिवाइडेड बाई ZE, यही फॉर्मूला है और यही फिक्स है। सबसे पहले ZE निकालते हैं क्योंकि यही आसान पड़ता है। ZE इज इक्वल टू क्या होता है, I डिवाइडेड बाई Y मैक्स होता है, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टी पता होना चाहिए ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस की बात करता हूँ, उसके लिए बहुत अच्छी बात ये हो जाएगी कि जो इसका सेंट्रॉइड है, ठीक है, जो इसका सेंट्रॉइड है, इस पूरे ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ से पास होता है, वो बेस से h/3 डिस्टेंस पर पास होता है। और अगर मैं टॉप से अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ से पास होगा, इसका सेंट्रॉइड पास होगा 2h/3 से, ठीक है, 2h/3 से।
लेकिन देखिए याद रखिएगा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस में यही डिस्टेंस आपने नहीं ले लेना, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस की बात की जा रही है अभी। अच्छा, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो खैर आपको पता ही होगा, ये तो बड़ा आसान है, आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा, BH³ डिवाइडेड बाई 36 एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग लेते हैं तो BH³ डिवाइडेड बाई 36 मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ से आप ZE निकाल सकते हैं। ZE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BH³ डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई, अब आपको क्या चाहिए होगा, वाई मैक्स। अब ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से आपको ध्यान देना। वाई मैक्स मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है। तो अब बताइए h/3 और 2h/3 में ज्यादा डिस्टेंस कौन सा है, मैक्सिमम डिस्टेंस तो 2h/3 है। तो वाई मैक्स की वैल्यू आप क्या लेंगे, वाई मैक्स आपने लेना होगा कितना, 2h/3। तो ले लेते हैं 2h डिवाइडेड बाई 3। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ मैं, BH का क्यूब, देखिए ये h है ना, ये लिखने में हो जाता है, BH का क्यूब डिवाइडेड बाई 36 इंटू 3/2h। चलिए देखिए क्या क्या होगा, एक h के साथ यहाँ का h कैंसिल होगा, h² बचेगा हमारा, ठीक है। b कैंसिल होने का तो कोई नाम नहीं ले रहा है, 3 के साथ ये कैंसिल होगा तो कितना होगा, 12 बच जाएगा, ठीक है। तो मामला कितना बचा, ZE के लिए मामला जो बचा वो मामला बचा है मेरे ख्याल से BH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24। देखिए बड़े जिम्मेदारी से और ध्यान से लिखना होगा आपको, ठीक है। अच्छा, ZP के लिए फॉर्मूला क्या है, पहले तो फॉर्मूला की बात कर ले, A डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2। मैंने बताया ना जो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इसकी कहानी ये है कि ये क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल एरिया में जो है वो डिवाइड करेगा, और यही इसकी प्रॉपर्टी भी है, और इसी को इस्तेमाल करते हुए हम आगे काम भी करेंगे। देखिए अब निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग क्या, ZP निकालने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि H1 और H2 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी Y1 और Y2 आप लोग यूज़ कर रहे हो ना, Y1 एंड Y2 की जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं पहले कुछ स्टेटमेंट लिखूं ताकि आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रह जाए। देखिए स्टेटमेंट लिखता हूं, फॉर लोकेटिंग द इक्वल एरिया, फॉर लोकेटिंग द इक्वल एरिया एक्सिस, क्योंकि ZP यहीं से पता चलेगा, इक्वेटिंग the area on either side, किसी भी एक साइड के एरिया को आप इक्वेट कर लीजिए। देखिए मसला मैं बताता हूं क्या है। अभी मसला ये है कि ये तो आपको पता है कि ये जो विड्थ दी हुई है ये b है, ठीक है। ये टोटल जो हाइट आपको दी हुई है ये हाइट कितनी है, h है। इसके अलावा कोई बात नहीं। अब जो हमारे पास में न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है ये इलास्टिक नहीं है, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। देखिए दो अलग अलग बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट तो नहीं बन जा रहे, इसकी वजह से अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। मैं इसका कुछ नाम भी दे देता हूं ताकि आपको समझ में आएगी। ट्रायंगल A स्मॉल b ही नाम देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, ABC, और इसको नाम दे देता हूं मैं यहाँ पर D और E, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आपको पता ये करना है कि ये जो हाइट है आपकी, ये हाइट है आपको H1। अगर ये हाइट पता चल गया H1 और H2 तो सारी कहानी आपको पता चल जाएगी, क्योंकि Y1 और Y2 आप इसके जो है सेंटर से ले लीजिएगा, खेल खत्म हो जाएगा आपका। आपको ये पता है कि ये H1 है और ये H2 है। अच्छा, इस H2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, H2 इज टू क्या लिख सकता हूँ मैं, H माइनस H1, ठीक है। टोटल हाइट में से अगर H1 घटाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, H2 मिल जाएगा। कोई दिक्कत की बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो आपके पास में डिस्टेंस है इसको मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ B1, और ये सारा कुछ अभी फाइंड आउट करेंगे हम लोग कि क्या है नहीं है, आपको बात समझ में आएगी। देखिए जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है कि अगर ये आपका प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है तो इसका मतलब क्या है कि इसने दो इक्वल एरिया में डिवाइड किया है इस पूरे ट्रायंगल को। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ADE का एरिया किसके बराबर होगा, ट्रायंगल ABC के एरिया के हाफ होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है ADE, ये जो एरिया है ये किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी। एक बार पूरा देखिएगा ध्यान से, आपको बात समझ में आएगी, नहीं तो अभी आप बहुत ज़्यादा उलझ रहे होगे कि आपको जब पता है यहाँ पर कि डिस्टेंस जो है वो h/3 है तो फिर क्यों निकाल रहे हैं, आप समझ में आएगी। बस ध्यान ये रखना है आपको कि जो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, इसकी कहानी ये है कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो है जब हम लोग निकालते हैं, जब प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस लेते हैं, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का काम ही ये है कि ये ऑब्जेक्ट को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डिस्टेंस जो है वो नहीं बता पाते, डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता है, तो वही फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, छोटा वाला जो एरिया है इस ट्रायंगल का वो कितना हो जाएगा, हाइट अगर h1 है और बेस कितना है b1 है, तो मैं लिख सकता हूं क्या b1 h1 डिवाइडेड बाई 2। ये किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ द एरिया। बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया कितना है जी, BH/2। सिंपल सा एक ट्रिग्नोमेट्री लगाया हम लोगों ने, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। इसको इक्वेशन नंबर 1 में मान लेता हूं। अब देखिए मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूं, प्रॉपर्टी किसकी लगाऊंगा, सिमिलर ट्रायंगल की। सिमिलर ट्रायंगल की सारा झोल झमेला अभी जब कर लेंगे तब समझ में आएगा निकालना क्या चाह रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल, अच्छा किसके किसके बीच लगा रहा हूं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE के बीच में। किस तरह से लगेगा, देखिए h1 डिवाइडेड बाई टोटल हाइट, छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट डिवाइडेड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का बेस डिवाइडेड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का बेस। कर सकते हैं ऐसा। यहां से मिलेगा क्या आपको, यहां से मिलेगा आपको b1 की वैल्यू। b1 कैसे निकाल लेंगे, b1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा BH1 इज इक्वल डिवाइडेड बाई h। बड़ा सिंपली आपने निकाल लिया। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसका काम है अभी। अब मैं करने वाला हूं एक काम, यहीं पर कर दूं ताकि आप लोगों को समझ में आए और दिखे भी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं क्या करने वाला हूं जी, b1 की वैल्यू पुट करने वाला हूं, जिससे कि सारा अब मामला बढ़ेगा। देखिए यहां पर पुट करने के बाद अब कहानी क्या हो रही है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इक्वेशन लिखता हूं, b1 की वैल्यू है डिवाइडेड बाई h इंटू h1 इंटू 2। यहाँ ये पहले से है, h1 और 2 पहले से है, ये गुणा का साइन मैंने लगा रखा है ताकि बात समझ में आएगी। ये किसका वैल्यू मैंने रखा है, b1 का वैल्यू डिवाइडेड इक्वल्स टू 1/2 BH डिवाइडेड बाई 2। देखिए पहली कहानी तो ये दिख रही है, ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये b के साथ ये b मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। इक्वेशन आप लोग बहुत प्यार से बना सकते हो। क्या बना सकते हो, देखिए क्या इक्वेशन बन जाएगी कि h1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं इसको यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2h1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। लिख सकते हैं बहुत प्यार से। तो h1 बराबर क्या हो जाएगा, h1 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए मैं ये h लिख रहा हूँ, 4 नहीं लिख रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h1 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसको और प्यार से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि h1 इज नथिंग बट h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ध्यान रखिएगा इसको, h आपने कितना फाइंड आउट किया, h डिवाइडेड बाई अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़े ध्यान से देखिए कि अगर आप यहाँ पर h1 की वैल्यू को डालते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, b1 मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली यही काम करता हूँ यहाँ पर कि b1 इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा ये अगले बार आपने करना है। क्या करना है, यहाँ पर आपको h1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा आपको, b इंटू h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इंटू h, ये हो जाएगा, h के साथ h कैंसिल हो गया। तो b1 इज इक्वल टू क्या निकला आपके पास, b1 की वैल्यू आपके पास निकल करके आई, क्या निकल करके आई, b अंडर रूट 2। देखिए आपने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, b1 और h1 आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। जो आपने अननोन माने थे आपने क्या किया, उसको नोन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि b और h की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत ही मजेदार सा काम करेंगे। क्या मजेदार सा काम करेंगे, देखिए जरा। अब हम लोग काम करेंगे कि y1 और y2 को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए y1 हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, y1 किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आपके पास में कटा हुआ ही पोर्शन मैंने रखा है ट्रायंगल का, ताकि आपको बात समझ में आए। ये ट्रायंगल ऊपर कुछ इस तरह से गया होगा, मैं एक इमेजिनरी लाइन से इसको बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बात समझ में आएगी। तो इस बेस से लेकर के यहां तक की हाइट कितनी हुई होगी, ये हाइट आपका होगा कितना, h/3।
h/3 और हम लोगों ने कितना माना था इसको, h1 माना था ना, तो इसका मतलब क्या है h1/3। तो y1 क्या होगा, इसके सेंटर से लेकर के यानी h1/3 से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, यही तो आपके पास क्या निकल करके आना था, y1 निकल करके आना था। तो आपने क्या करना है, y1 = h1/3। तो देखिए यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, h1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, h/√2। तो क्या करेंगे, h/√2। इसको जरा सॉल्व कर लीजिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा अपने लिए, 0.235h। देखिए y1 आपने निकाल लिया, अब सारा झमेला जो है वो किसके लिए बनेगा, y2 निकालने के लिए बनेगा। y2 के लिए क्या है कि शेप जरा अजीब सा हो गया, एक ट्राइपेजियम टाइप का शेप दिख रहा है। इस ट्राइपेजियम में याद रखिएगा, आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अगर इस डिस्टेंस को मैं कैपिटल A मानूं, जनरल इक्वेशन बता रहा हूं इसके लिए, अगर इस ट्राइपेजियम की मैं इस हाइट को क्या करूं, कैपिटल H मानूं और इसके बेस को मैं कैपिटल B मानूं, ठीक है, यही तीन तो अलग अलग डायमेंशन है। कैपिटल B अगर मानूं तो याद रखिएगा इसके CG से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस हमारे पास, CG से लेकर के प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस आपको होता है, इसको मैं लिख देता हूँ ना, ये इसका क्या है आपका CG है। ये डिस्टेंस कितना होता है इसके CG से लेकर के, डिस्टेंस जो आएगा हमारे पास वो होता है आपका कैपिटल H/3 इंटू 2B + A डिवाइडेड बाई B + A। अच्छा, इस केस में जरा ध्यान से देखिएगा, इस केस में होगा क्या, इस केस में आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो है वो h की वैल्यू गिवन है। h की वैल्यू क्या गिवन है, आप लोगों ने अभी निकाला ना, h2 आप लोग बता सकते हो कितना होगा, कैपिटल H माइनस H1। तो H2 आपके पास कितना है, कैपिटल H माइनस H1। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये B1 आप लोगों को पता ही है, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, B1 ना, हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से B1। तो अब जो है फॉर्मूले में रखूं क्या, मैं रखता हूं, जरा देखिए y1 क्या हो जाएगा, y2 आपके लिए क्या हो जाएगा, y2 = हो जाएगा H माइनस H1 डिवाइडेड बाई 3। देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से ना, ये एक जनरल फॉर्मूला आप लोगों को बताया मैंने, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक एनालिसिस में ये जो क्वेश्चन आते हैं भाई, इसके लिए मजबूरी है कि कुछ फॉर्मूले को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आपको इससे रिलेटेड मार्क्स चाहिए तो। 2B + B1 डिवाइडेड बाई B + B1। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y2 की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी, y2 के लिए सारी वैल्यूज को रख दीजिए। H माइनस H1 की वैल्यू क्या आई थी, H/√2 डिवाइडेड बाई 3 2B। B1 की वैल्यू क्या आई थी, B/√2 डिवाइडेड बाई B + B/√2। चलिए, बहुत इक्वेशन को मैं यहीं पर आगे बढ़ाता हूं ना। H माइनस H/√2, 1/√2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 आपके पास कैलकुलेटर है, इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, 0.70 डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लेता हूं मैं, 0.70। ये आपके पास H है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये H है, 4 मत मान लीजिएगा इसको, ठीक है, थोड़ा लिखने में तो परेशानी हो जाती है, डिवाइडेड बाई 3। इसको भी रखता हूं जरा, 2B + 1/√2 की वैल्यू कितनी होगी, 0.70B डिवाइडेड बाई B + 0.70B। चलिए, सारा कुछ हमारे सामने है, अब हम लोग इसको बहुत प्यार से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास कितना निकल करके आ जाएगा, ये आपके पास कैलकुलेट जब कीजिएगा तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 0.15H। ठीक है, 0.15H, ठीक है, क्योंकि B और B कॉमन लीजिएगा, B कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहां पर क्या बचेगा, H बचेगा, 0.15H। तो ZP की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये तो आपने y2 निकाला ना, अब ZP आपको निकालना है। ZP कितना हो जाएगा आपके पास, B × H डिवाइडेड बाई 2, ये एरिया के लिए फॉर्मूला, और डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूले के हिसाब से, है ना, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया B/H डिवाइडेड बाई 2। और हमारे पास अब क्या निकल करके आया है जी, अब हमारे पास देखिए y1 और y2 की वैल्यू निकल करके आ गई। y1 की वैल्यू कितनी आई है, 0.235H + 0.15H। ठीक है, ये H है, इसीलिए थोड़ा लंबा बना रहा हूं मैं इसको, ये H है, ये 4 नहीं है, बार बार बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इसको सॉल्व कीजिएगा और आप लोग अब तक समझदार हो ही गए होंगे, आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो बहुत आसानी से। तो ZP कितना निकल करके आ जाएगा, ZP आपके पास निकल करके आ जाएगा मेरे ख्याल से 0.098BH का स्क्वायर। तो शेप फैक्टर कितना आ जाएगा, शेप फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ZP डिवाइडेड बाई ZE।
चलिए रखते हैं सारे वैल्यू को। ZP हमारे पास कितना निकल करके आया, अभी अभी आप लोगों ने देखा 0.098 BH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास जो है वो ZE कितना निकल करके आया था जी, BH स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24। मैं इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो 0.098 BH का स्क्वायर इंटू 24 डिवाइडेड बाई BH का स्क्वायर। ये BH स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो शेप फैक्टर की वैल्यू जो है वो निकल करके आ जाएगी 2.34। चलिए ये भी हम लोगों ने इजीली जो है वो क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इस तरह के सवाल आते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा के साथ एक एग्जांपल लेते हैं, एक टी सेक्शन हम लोग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टी सेक्शन से भी जो है क्या होता है कि सवाल आता है एग्जामिनेशन में और बहुत बार हम लोग इसको छोड़ देते हैं या स्किप कर देते हैं। तो स्किप करना नहीं है, बहुत आसानी से क्या है कि ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन लेकर के कि टी सेक्शन में अगर शेप फैक्टर हम लोगों को निकालने के लिए दिया जाए तो किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास गिवन डायग्राम किसका है जी, टी सेक्शन का है, जिसमें आपको सब कुछ बता दिया गया रहेगा। इस बार जो है आप लोगों को सब कुछ बता देता हूँ। ये जो थिकनेस है वो कितनी, ये जो आपके पास लेंथ है वो कितनी दे दी गई है, मान लीजिए 100 mm, ठीक है। फ्लेंज की जो है वो थिकनेस आपको दे दी गई है, वो कितनी दे दी गई है, 10 mm। वेब की थिकनेस आप लोगों को दे दी गई है क्वेश्चन में 10 mm, ठीक है। मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका जो डेप्थ है, ये डेप्थ आपको दिया हुआ है। ये डेप्थ मैं इस तरह से सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ, बन जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ये डेप्थ आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में 120 mm। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप जो है इस गिवन सेक्शन के लिए, सब कुछ आपको दिया हुआ है डायमेंशन, गिवन सेक्शन के लिए आप क्या कीजिए, शेप फैक्टर फाइंड आउट कीजिए। देखिए टी सेक्शन जो बना हुआ है ये दो अलग अलग रेक्टेंगुलर सेक्शन से मिलकर बना हुआ है। मैं ऊपर वाले को सेक्शन नंबर 1 नाम देता हूं, नीचे वाले को सेक्शन नंबर 2 नाम देता हूं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर निकालना क्या है, मुझे निकालना है शेप फैक्टर। शेप फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, ZP डिवाइडेड बाई ZE हो जाएगा। अब आपको जरा सा एक परेशानी होगी कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, ZE फाइंड आउट करना होगा, जो कि क्या होगा, I/Y मैक्स। अब इसमें परेशानी क्या है कि दो अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि कोई भी एक इलास्टिक सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस में फाइंड आउट मान लेता हूं, ठीक है। इलास्टिक, ये प्लास्टिक नहीं है, ये क्या है आपका न्यूट्रल एक्सिस। कौन सा न्यूट्रल एक्सिस है, ये इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस मान लेता हूं, ठीक है, जो कि सेंट्रॉइड से इक्वल डिस्टेंस बताएगा। चलिए अब देखते हैं इसमें जो क्या क्या कहानियां हो सकती हैं हमारे लिए, ठीक है। पहली बात आपको क्या फाइंड आउट करना होगा यहाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और दूसरी बात आपको क्या फाइंड आउट करनी होगी, वाई मैक्स की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, टॉप फाइबर से लेकर के बॉटम फाइबर से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वाई मैक्स। मैं टॉप फाइबर से निकालने की कोशिश करता हूँ और ये फॉर्मूला देखते के साथ आपको याद आ गया होगा। इसको वाई बार के नाम से जानते थे हम लोग जब सोम पढ़ते थे, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या फॉर्मूला होता था जी, A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2, यही होता था। अच्छा एरिया 1 हमारे पास कितना है, एरिया 1 पहले सेक्शन के लिए जो एरिया है वो कितना है, 100 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, mm का स्क्वायर, 1000 mm का स्क्वायर। एरिया 2 कितना है हमारे पास, एरिया 2 जो है वो 120 इंटू 10 है हमारे पास। जरा जल्दी में सॉल्व करते हैं, 1200 mm स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब y1 की बात करते हैं। y1 यहाँ पर क्या है, देखिए ये y1 और y2 वो वाला नहीं है जो आपने प्लास्टिक में यूज करना है, ठीक है। ये y1 क्या है बताता हूँ, ये y1 ये है कि इस रेक्टेंगल, पहले वाले जो रेक्टेंगल है जिसको मैंने सेक्शन 1 नाम दिया है, इसके सेंट्रॉइड से, रेक्टेंगल है तो बीचों बीच कहीं पर सेंट्रॉइड आएगा, इसके सेंट्रॉइड से लेकर के टॉप फाइबर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, y1 कहलाएगा। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा ना कि इसका सेंट्रॉइड बीचों बीच कहीं पर आएगा और यहां से टॉप फाइबर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10/2, 10 का आधा ना। y1 कितना हो जाएगा जी, 10/2 यानी कि 5 mm। उसी तरह से y2 की बात कर लेते हैं। y2 क्या हो जाएगा, देखिए दूसरे वाले सेक्शन का जो भी सेंट्रॉइड है ना, दूसरे वाले सेक्शन का जो सेंट्रॉइड है, मान लीजिए यहाँ कहीं पर सेंट्रॉइड है, यहां से लेकर के टॉप फाइबर तक का, कहां से मैं ले रहा हूं सारा कुछ, टॉप फाइबर ना, टॉप फाइबर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा आपका, y2 कहलाएगा। तो ये y2 आपके पास कितना निकल करके आएगा, देखिए पहला क्या करेंगे अपन, 10 जोड़ेंगे और 120 का आधा होगा, है ना। ये डिस्टेंस तो कवर करेंगे ही हम लोग y2 जाने के लिए ना, ये आपका क्या है, y2 है टोटल, तो ये डिस्टेंस तो आपका आएगा ही 10 और ये 120 का क्या होगा, आधा। तो क्या लिखूंगा मैं, 10 प्लस 120/2। परेशान बिल्कुल ही नहीं होना है, बिल्कुल प्रोटोटाइप का सवाल होता है ना, दो तीन बार आप देख लीजिएगा तो एग्जाम में आराम से आपके काम निकल जाएगा। चलिए ये सारे वैल्यूज को यहाँ पर उठाता हूँ और पटकने की कोशिश करता हूँ। A1 A2 सारी चीज़ों को रखते हैं ना,
देखिए दिक्कत यही होती है कि जब अपन आगे बढ़ जाते हैं सारा पुराने कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होता है ना, तो इसीलिए थोड़ी सी परेशानी होती है। वैसे कोई घबराने लायक बात नहीं है इसमें। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1200 इंटू Y2 की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 70। चलिए बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। A1 कितना है आपका 1000 प्लस A2 कितना है 1200। इससे आप जब y बार फाइंड आउट कीजिएगा तो y बार की वैल्यू आ जाएगी 40.45 mm। 40.45 mm कहाँ से निकलेगा जी, ये टॉप फाइबर से निकला, ये डिस्टेंस आ गई 40.45 mm। तो बॉटम फाइबर से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना होगा, चलिए ये आप लोगों के लिए सवाल है बहुत बढ़िया सा। टोटल लेंथ आपको पता है कितना है, टोटल लेंथ पूरे टी सेक्शन का 120 प्लस 10। टोटल लेंथ अगर मैं बात करूं टोटल, तो कितना आप लिख सकते हो 120 प्लस 10, इसका मतलब क्या है 130। 130 में से आपको एक बात पता है कि 40.45 जो है टॉप फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस है। तो बॉटम फाइबर से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस तक का क्या डिस्टेंस हो सकता है, बहुत ही आसान है। टोटल लेंथ में से मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा 40.45 को, तो जो आंसर आएगा वही तो डिस्टेंस होगा। आंसर कितना आएगा हमारे पास 89.55 mm। यानी बॉटम फाइबर से इसका डिस्टेंस कितना है, ध्यान रखिएगा 89.55 mm। ज़्यादा अच्छा होगा जिस तरह से मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ आप अपने नोट कॉपी में सॉल्व करते चले जाएं, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, देखिए y तो आपने निकाल दिया, ठीक है। ZD निकालने के लिए एक तो आपने बात समझ ली, y मैक्स आपको पता चल गया। अब y मैक्स कौन सा लेंगे अपन, 40.45 तो नहीं लेंगे बिल्कुल भी, क्या लेंगे हम 89.55 ही लेंगे। अब आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में भी ये परेशानी है कि दो अलग अलग तरह के सेक्शन है, तो कैसे निकलेगा वही पुराने कॉन्सेप्ट से निकलेगा जो बचपन से निकालते आए हैं। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, आई अपने को अगर निकालना है तो अपन बोलेंगे कि आई ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ फर्स्ट और h का स्क्वायर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड प्लस एरिया ऑफ सेकेंड, इसको h1 ही नाम दे देते हैं, h2 का स्क्वायर। नई बात समझ में आई, कोई बात नहीं, वैल्यू रखूंगा आराम से बात आपको समझ में आ जाएगी। पहले तो अपन बात कर ले कि h1 क्या है यहाँ पर और h2 क्या है। देखिए h1 और h2 बहुत ही आसान सा एक फिनोमिना है। h1 क्या है ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से थोड़ा सा एक बार डायग्राम की तरफ जा रहा हूँ। डायग्राम थोड़ा सा हौच पहुँचा है लेकिन आपको समझना है। h1 क्या है, अगर मैं पेन का कलर चेंज कर पाऊँ आप लोगों के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतर हो जाता। ठीक है, इस कलर से बात करते हैं। देखिए फर्स्ट सेक्शन का आपको पता है कि सेंट्रॉइड कहाँ पर आया होगा, इसके बीचों बीच आया होगा। अपन h1 कैसे निकालेंगे, h1 हम लोग निकालेंगे कि जो सेंट्रॉइड है वहां से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, आपका h1 कहलाएगा। तो h1 कितना आ सकता है, आपके पास ये डिस्टेंस है ना, आपके पास ये वाला डिस्टेंस है y, आपके पास ये डिस्टेंस है ना कि टॉप फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक कितना डिस्टेंस आया था, अपने y बार निकाला है। y बार में से मैं अगर इसके थिकनेस का आधा यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 mm है। 5 mm अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसका मतलब बचा हुआ ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, और यही क्या है आपका h1 है। चलिए करते हैं ये वाला काम। दूसरे स्लाइड में h1 कैसे निकलेगा, h1 आपको निकलेगा कि y बार का जो डिस्टेंस है यानी 40.45 माइनस 5, इसीलिए मुझे बहुत धीरे धीरे बताना पड़ रहा है आप लोगों को क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है। ये कितना आ जाएगा 35.45 mm। h2 की जहां तक मैं बात करता हूं ना, h2 को जरा देखिएगा ध्यान से। h2 क्या होगा, देखिए ये सेंट्रॉइड है किसका, दूसरे वाले सेक्शन का। सेंट्रॉइड से लेकर के जो न्यूट्रल एक्सिस है वहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका h2। ये होगा कितना, आपको पता है ना कि टॉप फाइबर से लेकर के इस सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस कितना है y2, ये तो आपको पता है। आपको क्या निकालना है h2, सिंपल सा लॉजिक लगाइए। h2 कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस में से आपने क्या माइनस कर देना है, y बार माइनस कर देना है। ये टोटल डिस्टेंस जो है, ये टोटल डिस्टेंस जो है टॉप फाइबर से लेकर के इसके सेंट्रॉइड तक का ये डिस्टेंस कितना है आपका y2। y2 में से अगर आपने h बार माइनस कर दिया तो कितना का डिस्टेंस बचेगा, यही तो डिस्टेंस बचेगा ना जी, ये वाला। तो यही मैं काम करता हूँ। h2 कैसे निकालूंगा मैं, कि मुझे पता है कि टोटल डिस्टेंस किसका y2 माइनस y बार। अब देखिए जरा हो क्या जाएगा, y2 कितना है हमारे पास 70 माइनस y बार कितना है हमारे पास 40.45। ये देखिए कैलकुलेट करने के बाद कितना आ गया 29.55 mm। चलिए मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एक उलझन सा बात जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
अब सारे वैल्यू को उठाते हैं और पटकने की कोशिश करते हैं। देखिए I1 पहले वाले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो मेरे ख्याल से, अब आप लोग तुरंत ही देख करके बता सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सेक्शन 1 कितना होगा। सेक्शन 1 एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट ले रहा हूँ। लेंथ कौन सा कटेगा 10 mm, तो किसका क्यूब हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा BD क्यूब ना, क्यूब किसका होगा जो लेंथ कट रहा है आपका, यानी 100 इंटू 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 लिखा, प्लस अब आते हैं A1। एरिया 1 कितना है, एरिया 1 आप लोगों ने फाइंड आउट कर ही लिया है, बहुत पहले से फाइंड आउट करके चल रहे हो, प्लस इंटू एरिया 1 इंटू मल्टीप्लाई H1 कितना हम लोगों ने निकाला है, H1 हम लोगों ने निकाला है 35.45 इसका स्क्वायर। चलिए ये पूरी बात होगी, ये आपने निकाल लिया क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले सेक्शन का आप लोग शिफ्ट करके निकाल रहे हो। दूसरे वाले सेक्शन पर बात करते हैं। दूसरे वाले सेक्शन में I2, अब फिर से ध्यान से देखिए कि अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट लूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेंथ कौन सा कटेगा 120 कटेगा ना, 120 कटेगा, तो स्क्वायर किसका होगा 120 का, क्यूब किसका होगा, तो 120 का क्यूब होगा ना। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर BD क्यूब, तो बचा कौन 10, कटा कौन 120, इसका क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस करना है अपने को एरिया 2 हमारे पास पहले से निकला हुआ है, कितना है भाई 1200। अब थोड़ा सा इसको गियर अप करते हैं अपन, 29.55 का स्क्वायर। चलिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा और कर ही लीजिएगा मेरे ख्याल से, तो आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁶ mm की पावर 4। चलिए आ गया, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक बात पता है कि ZE इक्वल टू क्या होता है, I डिवाइडेड बाई वाई मैक्स, यही होता है ना। चलिए वैल्यू को रखते हैं, I कितना है मेरे पास 3.75 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई वाई मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी 89.55 ना। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा 41.87 इंटू 10⁻³ mm की पावर क्यूब। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा मसला बचता है हमारे पास, जिसमें हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसमें हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस में जरा दिक्कत क्या होगा कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आप लोगों को पता है क्या होता है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या करेगा ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, फॉर ZP वी कंसीडर प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, वो वाला नहीं चलेगा कि डायरेक्ट आप बता दे रहे हो, दैट इज प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड्स, यही ट्रायंगल में भी दिक्कत आई थी ना, डिवाइड्स द सेक्शन इनटू टू इक्वल एरिया। ठीक है, यही परेशानी है। अच्छा, ऐसे समझने के लिए मैं रख लेता हूँ थोड़ा सा आपको, ताकि बात समझ में आएगी। यहाँ से मैं मानता हूँ कि कोई एक प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्रॉस हुई है, जो कि क्या कर रही है, पूरे टी सेक्शन को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है। ठीक है, हमारे पास पता है पहले से कि ये जो लेंथ है वो 10 mm है। ठीक है जी, ये आपको पहले से पता है। ये मैं नाम ऐसे ही रख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ऊपर वाला जोन को मैं कहता हूं, ऐसे तो ऊपर वाला जोन कॉम्प्रेसिव लोड को लेता ही है, तो इसको मैं नाम देता हूं कॉम्प्रेशन जोन, और इसको नाम देता हूं टेंशन। नाम इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं बात करूं एरिया की, तो ऊपर वाला वही जो एरिया है वो पूरे टी सेक्शन का एरिया बाई 2 होगा, और नीचे भी क्या होगा टेंशन सेक्शन में एरिया बाई 2 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एरिया एट कंप्रेशन जोन इज इक्वल टू टोटल एरिया का हाफ। अच्छा, अगर मैं ये लिख सकता हूं तो ये भी तो बात लिख सकता हूं मैं कि टोटल एरिया होगा कितना, एरिया कौन सा कंप्रेशन वाला, एरिया पहला वाला, टोटल एरिया है क्या आपका, एरिया पहला वाला पहले वाले सेक्शन का प्लस एरिया दूसरे वाले सेक्शन का, यही तो टोटल एरिया है ना। अगर मैं टोटल एरिया निकालना चाहूँ तो इस फर्स्ट सेक्शन का एरिया और इस सेकंड सेक्शन का एरिया, यही तो टोटल एरिया है। तो इसका मतलब क्या है, पहले वाले सेक्शन का एरिया अगर मैं निकालना चाहूँ, ये लेंथ आपको पता है कितना दिया हुआ है 100 mm। ठीक है, ये आपको पता है कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 120 mm। ये कितना आपको दिया हुआ है जी, ये आपको दिया हुआ है 10 mm। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं अपन। पहले वाले का एरिया कितना हो जाएगा, पहले वाले का एरिया है आपके पास
100 × 10 प्लस दूसरा वाला 120 × 10, ये टोटल एरिया आपके पास कितना निकल करके आएगा 2200 mm²। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो कॉम्प्रेसिव एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया जो है 2200, इसको मिटाई दूँ नहीं तो फिर परेशानी होगी थोड़ी सी। 2200 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 1100 mm का स्क्वायर एरिया ऑफ कंप्रेशन। ये मैंने क्यों निकाला, ये निकालने के पीछे जो राज की बात है वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में अगर लगाया, बहुत बढ़िया। देखिए राज की बात क्या है कि अगर मैं बात करूँ सिर्फ कॉम्प्रेसिव एरिया की, तो ये वाला एरिया है हमारा एरिया ऑफ कंप्रेशन। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए ये 100 mm आपको पहले से पता है, ये 100 mm आपको पता है, ये आपको पता है कि 10 mm है। ठीक है, कोई परेशानी की बात, कोई परेशानी की बात नहीं। ये आपको पता है कि ये 10 mm है। इसको मैं मान लेता हूं कि ये कोई एक डिस्टेंस है, अननोन डिस्टेंस, इसको y नाम दे देता हूं। ठीक है, फायदा क्या होगा इससे कि एरिया कंप्रेशन अगर मैं निकालना चाहूं तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा कि 100 × 10, यानी ये ऊपर वाला देखिए 100 × 10 इसका एरिया प्लस इस वाले पोर्शन का एरिया प्लस 10 × y, यहां से निकलेगा y। और एरिया ऑफ कंप्रेशन अभी अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया 1100, तो ये कितना हो जाएगा 1100 इज इक्वल टू 1000 यानी 1000 प्लस 10y। यहाँ से आप y फाइंड आउट कर लीजिए, y कितना आ जाएगा आपके पास 10 mm। ये y, ये डिस्टेंस अननोन था 10 mm। अब आप बिल्कुल चौड़े होकर के ये कह सकते हो ना कि टोटल कॉम्प्रेसिव जो जोन है इसका टोटल लेंथ कितना है, तो 20 mm है। जो बचा है वो सारा का सारा किस में चला गया, टेंशन में चला गया। यानी कि अगर मैं बात करूं कि लेंथ इन टेंशन जोन, इसलिए मैंने नाम दिया था ताकि समझ में आए, यानी नीचे वाला जोन ना, नीचे वाला जोन, इसका लेंथ कितना होगा, देखिए 120 तो था पहले से, इसमें से हम लोग क्या करेंगे 10 माइनस कर देंगे, जो y की वैल्यू आई थी उतना ही लंबा ये बचा होगा ना नीचे। ये अगर मैं डायग्राम कंप्लीट करूं इतना ही बचा होगा, यानी कितना होगा 110 mm। अच्छा एक बात जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे जो सेक्शन बचा हुआ है ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। और रेक्टेंगुलर सेक्शन में इतना तो हम लोगों को बिल्कुल ही पता है कि इसके सेंट्रॉइड से लेकर के जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है उसका डिस्टेंस अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो वो क्या होगा, वो होगा लेंथ का हाफ। इसका मतलब क्या है कि y2 यहां से बहुत आसानी से निकल जाएगा, y2 इज इक्वल टू क्या होगा 110 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे y2 जो कि कितना होगा आपका 55 mm। चलिए यहां तक निकल गया। अब y1 निकालना है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी गले की हड्डी बनेगा। देखते हैं कैसे निकलेगा, बहुत ज्यादा भी परेशान नहीं करेगा, निकल जाएगा अपना। मैं ऊपर वाले एरिया को मानता हूं कि ये एरिया ए है, स्मॉल ए नाम मैंने दे दिया, ये आपका ए बी है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां यहां पर आएगी। मैं मानता हूं कि इसके सेंट्रॉइड से लेकर के, ठीक है, यहां बीच में कहीं सेंट्रॉइड होगा, इसका सेंट्रॉइड से लेकर के जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है वहां तक का जो डिस्टेंस है मेरे पास, उसको मैं मान लेता हूं कि वाई ए है। और दूसरा वाला जो सेक्शन है इसके सेंट्रॉइड से लेकर के जो न्यूट्रल एक्सिस है उसका मैं डिस्टेंस मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस वाई बी है। नाम अलग अलग इसीलिए रख रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो किसी भी हाल में। तो मुझे अब क्या करना है भाई, मुझे एक डिस्टेंस निकालना है ना, कौन सा, वाई बार। जैसे टी सेक्शन, देखिए ये छोटा सा एक टी सेक्शन ही बनाना, मुझे क्या करना है डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्यों, कुछ कुछ चीज़ें तो नोन है ना। ये 100 mm आपको पता है, ये आपको पता है, ये कितना है, ये आपके पास 10 mm है, ये पता है। अच्छा ये डिस्टेंस अभी आप लोगों ने वाई फाइंड आउट किया, ये कितना है 10 mm है। ये आपको थिकनेस इसकी पता है कितनी है 10 mm है, सब कुछ तो आपको पता ही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी y1 निकालने की कोशिश करना है, यानी y बार। कैसे निकलेगा, जैसे पहले निकालते थे a इंटू वाई ए प्लस ए बी इंटू वाई बी। बोला ना, वही पुरानी कहानी ही आपको दोहरानी है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं होने वाला है यहाँ पर। डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया लेकिन मजबूरी है कि आप लोगों को सिखाना है ये, ए प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ से y1 आपके पास निकल कर क्या जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, एरिया 1 आप लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है 1000 इंटू y1 कितना है हमारे पास 15। अब आप कहिएगा 15 कैसे है भाई, इसके सेंट्रॉइड से लेकर के अगर मुझे नीचे न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस चाहिए होगा, है ना, न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस मुझे चाहिए होगा, तो ये देखिए 10 का हाफ हो जाएगा 5,
और ये कितना हो गया आपके पास 10, तो 15 हो गया ना प्लस। अब ए बी पर बात करता हूँ, ए बी कितना हो जाएगा आपके पास 100 इंटू 5। अच्छा ये 100 क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है थिकनेस भी 10 है और इसकी हाइट भी 10 है, तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा आपके पास 100 ना, 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई एरिया 1 कितना हमारे पास 1000 प्लस 100, यही तो है। यहाँ से आप y1 आराम से निकाल सकते हो, y1 कितना आ गया आपके पास 14.09। देखिए y1 भी निकल गया, ये mm है, यूनिट भूलना नहीं, y1 भी निकल गया और y2 भी आपके पास निकल गया। जब सब कुछ निकल गया आपके पास, तब आपके पास बस एक ही काम बचता है। क्या बचता है जी, कि आप जो है बहुत ही आसानी से क्या करो कि ZP की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम लोग ZP की वैल्यू बिल्कुल फ्रेश पेपर में। ZP निकालना है, तो ZP निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो T सेक्शन जो है ना आपके पास, जरा देखिए यहाँ T सेक्शन, इस पूरे T सेक्शन का आपको एरिया चाहिए होगा। तो एरिया 1 और एरिया 2 दोनों आपको चाहिए होगा, दोनों को जोड़ना होगा। ये कितना दिया हुआ था आपको 100, ये 10 दिया हुआ है, इसकी थिकनेस 10 दी गई है, ये कितना दिया हुआ है आपको 120 दिया हुआ है। चलिए एरिया लिखने का मैं कोशिश करता हूँ, 100 इंटू 10 प्लस 120 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला वाला 2 है, और साथ में क्या है आपको y1 प्लस y2 ना, 14.09 प्लस 55। चलिए इसको जब फाइंड आउट करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा 1100 इंटू 69.09। इसको आप और प्यार से जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको वैल्यू देगा 75999 mm की पावर क्यूब। ठीक है, यूनिट नहीं भूलना है। अच्छा ZP तो इतना आ गया आपके पास। ZE आप लोगों ने निकाला था ना, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस कितना निकाला था 41.87 इंटू 10 टू द पावर 3 mm की पावर 3। तो अब क्या निकालना है आपने, सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर बराबर क्या होगा ZP डिवाइडेड बाई ZE। तो चलिए रखते हैं वैल्यू, ZP की वैल्यू कितनी आई है 75999 डिवाइडेड बाई ZE की वैल्यू कितनी आई है 41.87 इंटू 10 टू द पावर 3। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.81। चलिए खुद को ले आता हूं मैं। देखिए डिफरेंट टाइप के जो सेक्शंस हैं उनको हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप के अगर सेक्शन होंगे तो उसका सेफ फैक्टर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए और टी सेक्शन के लिए तो बहुत ही थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, एक लेंदी सा प्रोसेस लगेगा। लेकिन क्या है कि कभी कभी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको छोड़ना या इसको स्किप करना बिल्कुल ही गलत बात होगी। आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा और बेसिक पुराने कॉन्सेप्ट है जिसको आप लगा करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और इतना सीखने के बाद आप कैपेबल हो चुके हैं कि अगर कोई आई सेक्शन के लिए भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग बहुत आसानी से आई सेक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई सेक्शन के अगर बीच से कोई एक्सिस पास होता है तो वो 2 इक्वल टी सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आप चैनल पर बने रहिए क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी मैं रिवेटेड कनेक्शन से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है, अपना ख्याल रखना है, आप लोगों का भी ख्याल रखना है और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर ही देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।